हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जिक्र। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट का रिवीजन और डिस्कशन करेंगे। ये मेंस के लिए टेस्ट तैयार किया गया है खान सर की ओर से, ठीक है। और ये आपके दरोगा मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जीएस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपका सबसे जरूरी चीज़ क्या है? प्रैक्टिस सेट लगाना। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर उतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। और जितना जरूरी प्रैक्टिस सेट लगाना है उतना ही जरूरी है उसका रिवीजन करना। तो ऐसे ही टेस्ट का रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टेस्ट 4 है दोस्तों, आज टेस्ट 3 तक हम लोग कर लिए हैं। उसका हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए टेस्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये कोड ऑफ जेंटू लॉज किस धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद माना जाता है? तो यह है आपके मनुस्मृति का अनुवाद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनुस्मृति का, ठीक है। वेद के बारे में आप लोग जानते हैं, 4 वेद होता है। उपनिषद की संख्या कितना होता है बताइए दोस्तों, ठीक है। उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र पर आधारित है। और एक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, चाणक्य इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। इस सबको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो गया? मनुस्मृति हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, अभिलेख और संबंधित व्यक्ति से मिलाना है। एक तरफ अभिलेख, एक तरफ संबंधित व्यक्ति है। तो जूनागढ़ अभिलेख ये किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये रुद्रदामन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, रुद्रदामन से। उसके बाद है एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन किसका? प्रथम की द्वितीय? पुलकेशिन द्वितीय होगा दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर है बादामी अभिलेख, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका पुलकेशिन प्रथम से, पहला से मिला दिए। चौथा है उत्तर मेरूर अभिलेख, यह हो जाएगा परांतक प्रथम से संबंधित, ठीक है। सबको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि संगम काल में मरुदम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? बताइए, मरुदम शब्द जो है ये संगम काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा उपजाऊ कृषि भूभाग के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। शुष्क एवं बंजर भूमि को क्या बोलते थे दोस्तों? ये भी याद कर लीजिए, पालय बोलते थे, ठीक है, पालय। फिर है आपका पर्वतीय एवं वनाच्छादित क्षेत्र, इसको कुरिंजी बोलते थे। और नदी तट के लिए उसको नेतल, ठीक है, सबको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न में मिलान करना है, लेखक और कृति से मिलाना है। एक तरफ लेखक है, एक तरफ कृति है। तो बताइए, पतंजलि किस लेखक जो है, इनका कृति का क्या नाम है? पतंजलि के पुस्तक का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा महाभाष्य के लेखक पतंजलि है, ठीक है। दंडी के पुस्तक का नाम कौन सा होगा? तो हो जाएगा 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? दंडी है। फिर आपका हेमचंद्र सूरी, इनके पुस्तक का नाम है कुमार पाल चरित्र, ठीक है, दूसरा से मिला दिए। और सोमदेव के नीति वाक्यामृत, तीसरा से मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है कि किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था, सही है। दूसरा है देवराय प्रथम और ताजाउद्दीन फिरोज शाह के मध्य सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था, सही बात है। और तीसरा है महमूद गवा महमूद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था, यह भी सही बात है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न कथनों में विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है बताइए। तो पहला कथन है फिरोज शाह सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने डाक व्यवस्था प्रचलन किया था, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। डाक व्यवस्था सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था। नहीं दोस्तों, कौन किया था? गलत, सॉरी सॉरी। डाक प्रथा जो है सबसे पहले आपका ये इब्न बतूता ने शुरू किया होगा। सॉरी, हमको याद नहीं आ रहा है दोस्तों। हाँ ठीक है, डाक व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया है, किसने किया दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक किया है। और दूसरा है आपका शेर शाह ने सैनिक भर्ती के लिए सर्वप्रथम हुलिया एवं दाग प्रणाली को अपनाया, नहीं दोस्तों, ये भी गलत है, ठीक है, यह सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। तीसरा है शेर शाह ने भूमि के मापन के लिए गज, सिकंदरी एवं स्वर्ण की डंडी का प्रयोग किया था, सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सबको याद रखिएगा, जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते हैं उसको याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया था? बताइए, इटली के एकीकरण का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो वो किया था आपके
सार्डिनिया पीडामोंट ने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक और कृति मिलाना है। तो बोकासियो लेखक है, इनका कृति का क्या नाम है बताइए। तो बोकासियो के पुस्तक का नाम हो जाएगा, कृति का नाम वो है डेकेमेरॉन। ठीक है, पहला से मिल जाएगा। फिर है आपका थॉमस मूर का, बताइए थॉमस मूर का कौन सा कृति है। तो इसका किससे मिलाएंगे बताइए, ये हो जाएगा यूटोपिया, जो है थॉमस मूर का है, बहुत अच्छा है, पूछता है यूटोपिया। ठीक है, फिर है लियोनार्डो दा विंची, ये तो आपको पता ही होगा, द लास्ट सपर के लेखक है लियोनार्डो दा विंची। और बच गया जॉन मिल्टन, इनके पुस्तक का नाम पैराडाइज लॉस्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन पुस्तक का नाम। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। पत्रकारिता का राजकुमार, भारतीय पत्रकारिता का, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टोल दास पाल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिस्टो दास पाल, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महालवारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही विकल्प चुनना है। तो इनमें से कौन कौन कथन सही है, चलिए पढ़ते हैं कथन। पहला कथन है, यह व्यवस्था मार्टिन बर्ड द्वारा प्रस्तावित की गई थी। सही बात है, ये महलवारी के बारे में है। ठीक है, दूसरा कथन है कि इसमें पूरे गांव या महाल को राजस्व संग्रह की इकाई बनाया गया है। ये भी सही बात है। तीसरा है आपका, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुई। ये भी सही है। चौथा है, इसमें राजस्व अस्थायी था। नहीं दोस्तों, ये अस्थायी नहीं था, ये गलत है। इसका आंसर हो गया कथन 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, गोपाल हरि देशमुख को क्या बोलते हैं, लोकहितवादी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी जान लेते हैं तीनों के बारे में। जैसे जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इनको लोक नायक बोलते हैं। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर जी को, इनको तो हमको नहीं याद है, शायद कुछ बोलते हैं, ये जो है जन नायक, हाँ जन नायक बोलते हैं कर्पूरी ठाकुर, बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और मदन मोहन मालवीय, इन्हें महामना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12वां प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में विचार कीजिए और गलत कथन चुनिए। ठीक है, चारों कथन में से गलत कथन चुनना है। तो पहला दिया है कि कथन एक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में था। सही बात है। दूसरा कथन है, इसने डोमिनियन स्टेट की मांग की। तो बताइए, ये भी सही बात है। ठीक है, डोमिनियन स्टेट की मांग किए थे। तीसरा, इसमें इसमें पृथक निर्वाचक मंडल का समर्थन किया। बताइए किया कि नहीं। तो नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, और चौथा है, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये भी सही है। ठीक है, और इसके विरोध में जवाब में क्या रखा है, 14 सूत्रीय मांग रखा था जिन्ना ने। ठीक है, तो इसमें चुनना है आपको कौन सा गलत कथन है। तो तीसरा कथन जो है गलत है, यही आंसर हो जाएगा। कथन 3 गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 मिलाना है। एक तरफ संधि और दूसरी तरफ संबंधित राज्य या व्यक्ति से है। ठीक है, तो सहायक संधि किससे हो जाएगा, ये हैदराबाद के निजाम। ठीक है, दूसरा से हो गया, ये हैदराबाद जो है लॉर्ड विलियम की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, 1798 भी याद रखिएगा, 1798 में किया था। फिर है बसीन की संधि, तो हो जाएगा आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था संधि। है कब किया था, ये आपके 1802 में किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 1802 में। फिर है आपका सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये हुआ है 1803 में। और ये कौन कौन किया, सिंधिया किया था। ठीक है, सिंधिया से मिल जाएगा। और 1801 की संधि, ये होगा अवध। ठीक है, पहला से मिला देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, वर्ष 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पुलिस कमीशन ये किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ये हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। ईयर याद रखिएगा 1902 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये थॉमस रॉबर्टसन जो है दोस्तों, ये रेलवे आयोग इसका गठन किया गया था। ठीक है, रेलवे आयोग का। और कॉलिन स्कॉट सिंचाई आयोग 1901। ठीक है, और एंटनी मैकडोनाल्ड जो है अकाल आयोग का गठन 1900 में किया गया था। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और चुनना है कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए चुनिए, पढ़ते हैं कथन।
पहला कथन है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कांड के दौरान अहमद अली नामक यात्री की मृत्यु हो गई थी। सही बात है। दूसरा है काकोरी कांड में क्रांतिकारियों के वकील पंडित जगत नारायण मुल्ला थे। गलत है दोस्तों, दूसरा कथन गलत है। ठीक है। और तीसरा क्या है, काकोरी कांड में अभियोजन पक्ष के वकील पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। बताइए, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या चुनना है, असत्य। तो कथन 2 और 3 जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसके बारे में सही भी जान लेते हैं कि सही क्या होगा। ये जो है आपका पंडित जगत नारायण मुल्ला जो सरकारी वकील थे। ठीक है। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये क्या थे दोस्तों, तो गोविंद बल्लभ पंत जो है ये बचाव पक्ष यानी क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन, द्वैत शासन का जनक, बहुत अच्छा प्रश्न है। द्वैत शासन का जनक किसे कहते हैं बताइए, ये तो आपको भी याद होगा। द्वैत शासन का जनक कौन है, वो है लियोनेल कॉर्टिस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लियोनेल कॉर्टिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए दिया है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह उममग्न प्रकार के हैं और यहाँ प्राकृतिक पोताश्रय अधिक पाए जाते हैं। तो ये तो सही लग रहा है, सही है। कारण दिया है पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट अधिक गहरा है और यह नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी सही है और व्याख्या भी सही किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कितने कथन सौर मंडल के संबंध में सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो चलिए पढ़िए कथन। पहला कथन दिया है कि सौर मंडल का निर्माण पृथ्वी समेत 8 ग्रहों से मिलकर करते हैं। बताइए सही है गलत। ये गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन बोल रहा है कि सूर्य का आकर्षण बल सौरमंडल से को बांधे रहता है। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा, सूर्य ब्रह्मांड के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो कथन तीसरा भी गलत है। ठीक है, ये सौरमंडल के लिए एकमात्र स्रोत है। ठीक है, ब्रह्मांड के लिए नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही नहीं है छठना है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वो सही नहीं है। यही आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि इसमें से 2 कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, इसमें भी कथन वाला प्रश्न है। ये भी कथन दिया है, पहला कथन, सामान्यतः पार्थिव ग्रहों में 3 ग्रहों को शामिल किया जाता है। तो बताइए पार्थिव ग्रह में 3 है, नहीं 4 है दोस्तों, ये भी गलत है। बुध शुक्र मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी भी शामिल है उसमें। ठीक है, 4 गो होता है। तो दोनों कथन गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, न तो 1 न ही 2 जो है सही है, यानी कि दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है, ये भी कथन वाला है, आपको सही कथन चुनना है। पहला कथन दिया है क्या है कि शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक है। गलत है दोस्तों, कम है। ठीक है, फिर है बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ये भी गलत है, बृहस्पति और मंगल के बीच पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा कथन है बुध शुक्र तथा शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है चुनना है। ठीक है, तो तीसरा कथन सही गलती, यह भी जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, सबसे घनत्व कम होता है शनि का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको चुनना था सही कथन, तो कोई सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये भी कथनों पर विचार ही करना है और सही कथन बताना है। ठीक है, पहला कथन है, पहला कथन क्या है, पश्चिम से पूर्व तक भारत की वास्तविक दूरी लगभग 3214 किलोमीटर है। सही है गलत बताइए। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, वो दूरी कितना है, 2933 है। ठीक है, 2933 किलोमीटर है। भारत के पूर्व में हिंद महासागर व पश्चिम में अरब सागर है। ये बताइए गलत है कि सही। तो ये भी गलत है दोस्तों। पूर्व में बंगाली खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, और यहाँ पश्चिम से पूरब दूरी कितना है दोस्तों, ये तो बता दिए 2933 है। और 3214 किसका है, तो वह आपका उत्तर से दक्षिण दूरी पूछेगा तब 3214 जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सही है, तो दोनों जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, बताना है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है। चलिए पढ़ते हैं। तो पहला कथन दिया है कि हिमाचल हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है। सही बात है। दूसरा है बृहत हिमालयी घाटियों में भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये भी सही बात है। तीसरा क्या है, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहते हैं। बताइए सही है गलत। तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है,
तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन है फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो ये सही है। तो इसमें चुनना है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा जो गलत है दोस्तों। ठीक है, इसका सही क्या होगा, बताइए सही क्या होगा। तो ऊंचार पर स्थित जो है मुलायम घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल बोलते हैं। ठीक है, बुग्याल या प्यार, और कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए गलत था। इसमें दुआर बोला था। दुआर किसको बोलते हैं, इसका अर्थ है दरवाजा। यह पूर्वी हिमालय के गिरी पक्षीय क्षेत्र के जलोढ़ बाढ़ के मैदान को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ चाय के बागान पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अरुणाचल हिमालय में पाई जाने वाली पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम कौन सा है, बताइए। तो इसका आंसर होगा पूर्व से पश्चिम से जाना है तो सबसे पूर्व है मिसमी, फिर अबोर, फिर मिरी, फिर डाफला। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाबर मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है कि यह शिवालिक गिरिपद में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। बताइए सही गलत। तो ये कथन जो है दोस्तों सही है। दूसरा, यहाँ पर नदियों द्वारा भारी मात्रा में बड़े सैल व गोलासम गोलासम जमा कर दिए जाते हैं। बताइए सही है गलत। तो ये भी सही बात है। तीसरा, यहाँ पर सभी नदियाँ पुनः प्रकट होती है। नहीं दोस्तों, गलत है। यह पुनः प्रकट नहीं होती है। ठीक है, बल्कि विलुप्त हो जाती है। तो ये गलत हो गया। तो गलत छटना ही कौन गलत है, तो इसमें से आपका तीसरा कथन जो है गलत है। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, बताएं। ठीक है, तो पहला कथन है कि यह केवल आग्नेय चट्टानों से बना है, तो यही तो गलत हो गया। प्रायद्वीपीय पठार जो है केवल आग्नेय चट्टान से नहीं बना है। ठीक है, ये गलत है। दूसरा कथन है यह एक प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, ये सही है। तीसरा है इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है, ये भी सही है। तो आपको गलत छाटना है, तो केवल एक जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है मेघालय का पठार पूर्वी दक्षिणी हिमालय का विस्तारित भाग है। बताइए सही गलत। तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत भाग है। गलत हो गया पहला कथन। दूसरा है मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, यह भी गलत है। ठीक है, और तीसरा है मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, ये सही है। तो इसका आंसर हो गया केवल 3 जो है सही है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ए दिया है भारत में प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। बताइए सही गलत। ये सही है। ठीक है, और कारण दिया है प्रायद्वीपीय पठार मैदानी भाग से ऊंचा है, तो ये भी तो सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बार दोनों सही, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या है हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है। दोस्तों बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैसा आकृति बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2, 3, 4, 5 क्या क्या है जलौढ़ पंख, विसर्प नदियाँ, बाढ़कृत मैदान, डेल्टा का निर्माण, ये सब जो है निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैगून झील, ये जो है लैगून का निर्माण जो है नदियाँ नहीं करती है। ठीक है, बल्कि यह समुद्र तटीय आकृति है। ठीक है, इसलिए पहला जो इसमें नहीं आया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्या है निषेचन के बाद उसके बाद की घटनाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। पहला कथन क्या है निषेचन के बाद युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं, सही है। दूसरा है बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है और यह बीज में बदल जाता है, यह भी सही है। तीसरा है पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, ये पर परागण कहलाता है। ठीक है, तो चौथा कथन है अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है, सही है। तो कथन गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें से आपका केवल कथन बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा लूनी नदी थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन है, बताइए इसका आंसर।
तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है कारक में। तो इसमें तो जो है सब कारक सही लग रहा है। अक्षांश व देशांतर, अल नीनो, ला नीना, समुद्र तल से दूरी व ऊंचाई, हिमालय पर्वतमाला, सब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। कथन ए दिया है, यदि हम किसी भारी बक्से को धीरे से धकेलते हैं और वह नहीं खिंच सकता तो इसका अर्थ है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। बताइए सही गलत। तो गलत है ये तो। ठीक है, कारण दिया है घर्षण बल धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है, ये सही है। तो केवल आर सही है, ए गलत है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही है कौन बताइए। ठीक है, सही कथन चुनना है। तो इसमें से पहला कथन दिया है, यह नियम हमें पृथ्वी से बंधे रखने वाले बल की व्याख्या करता है, सही बात है। दूसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या भी इसी नियम के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तीसरा, चंद्रमा और सूर्य के कारण आने वाला ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित नहीं है, गलत है दोस्तों, संबंधित है। ठीक है, यही कथन गलत है। तो आपको सही चुनना है, तो कथन एक और दो सही है। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन क्या है, उत्प्लावन बल का परिमाण अलग अलग तरल पदार्थों में एक ही वस्तुओं के लिए भिन्न हो सकता है, सही है। दूसरा, जब वस्तु पानी में पूरी तरह डूब जाती है तो उसके बाद उत्प्लावन बल का मान स्थिर हो जाता है, यह भी सही है। तीसरा है, आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत की खोज प्रयोगशाला में रसायनों के साथ प्रयोग करते समय की थी, नहीं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, वो जो है बाथ टब में नहाते समय किए थे। ठीक है, अगला है, हटाए गए तरल का भार ही वस्तु पर लगने वाले ऊपर की ओर बल का परिमाण है, सही बात है। तो इसमें से गलत छाटना है, तो कथन सी जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी सीधे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, बताइए कौन जो है इसमें से सही वर्णन करता है। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनका केंद्र तार होता है, यही सही है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है, बताइए कौन सा नियम है। तो ये आपका गेलुस्साक का नियम कहता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा गेलुस्साक का नियम। और भी नियम जान लेते हैं। चार्ल्स के नियम में क्या है, तो यह है कि इसमें दाब स्थिर रहता है, आयतन तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, फिर है आपका बॉयल का नियम, इसमें जो है दोस्तों तापमान स्थिर रहता है और दाब आयतन के विरुद्ध समानुपाती होता है। ठीक है, अब बच गया क्या, आदर्श गैस का नियम, बताइए ये क्या है दोस्तों। तो परम शून्य ताप पर जो होता है गैस का आयतन शून्य होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। 37वां प्रश्न क्या है, कार्बन के अपरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। पहला कथन दिया है, कार्बन के केवल क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, नहीं दोस्तों गलत है। ठीक है, क्रिस्टलीय भी होता है और अक्रिस्टलीय भी होता है। ठीक है, याद रखिए दोनों होता है, तो गलत हो गया पहला कथन। दूसरा है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख क्रिस्टलीय रूप है, सही बात है। हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, सही बात है। तो कथन 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न, एथेनोइक अम्ल सिरका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताइए। तो बताइए कौन सही है। तो पहला कथन क्या है, इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहते हैं, सही है। इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, ये भी सही बात है। शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 39 नंबर। ये प्रश्न क्या है, कथन में विचार करना है, चुनना है कथन कौन सा सही है। पहला कथन है, सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, बताइए सही है, नहीं दोस्तों गलत है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, चांदी और सोना जल के किसी भी रूप से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये सही बात है। और तीसरा है, Al2O3 और Zn उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये भी सही है दोस्तों। तो कौन कौन सही है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, बताइए आंसर क्या होगा।
पहला दिया है उबालना, दूसरा है क्लार्क विधि, तीसरा है केल्गोन विधि। तो इसमें से 1 और 2 सही है, ठीक है। ये दोनों विधि का उपयोग करेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सभी कथन का सही कथन का चयन करना है, ठीक है। चारों में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला कथन है, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है। नहीं दोस्तों, गलत है, बहुत कम होता है, ठीक है, अधिक नहीं होता। फिर है, एक्स किरणों की खोज विल्हम रोंटगन ने किया है। बताइए सही है। हाँ, ये सही है, एक्स किरण की खोज रोंटगन ने किया है। तीसरा है, हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया। हाँ, एक और कथन है दोस्तों, दोनों कथन सही हो गए, 2 और 3 तो सही हो गया। चौथा कथन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। ड्यूटेरियम में कितना न्यूट्रॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा। इसको भारी जल इसी से बनता है। तो इसमें कौन कौन सही है। तो कथन 2 और 3 सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कहाँ सूक्ष्म जीव नहीं पाए जा सकते हैं। बताइए, निम्न में से कहाँ जो है सूक्ष्म जीव नहीं पाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सब जगह पाया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न क्या है, लसिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। लसिका के संबंध में सही कूट के हिसाब से आंसर भी देना है। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें से पहला कथन दिया है क्या, कि लसिका को उत्तक तरल भी कहते हैं। सही बात है। दूसरा, यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है। ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है, इसमें प्लाज्मा की तुलना में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। तो अब आंसर क्या हो गया इसका, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 जो है सत्य है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन के अनुसार कितने प्रतिशत नियम का पालन करता है। ये तो सबको पता होगा, 10% नियम का पालन करेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। और ये 10% नियम जो है कब दिया था, 1942 में दिया था, याद रखिएगा, 1942 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिलान करने वाला प्रश्न है, चलिए मिलाइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ये है आपका ओजोन परत संरक्षण से, ठीक है, तीसरा से मिल जाएगा। और ये कब हुआ है दोस्तों, 1987, ये भी याद रखिएगा, 1987। फिर है रामसर कन्वेंशन, तो ये तो आपको पता ही है, आर्द्रभूमि से है। इसका जो है 1971 में होगा स्थापना। फिर है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये किससे संबंधित है। तो बताइए ये किससे मिला है इसको। तो हो जाएगा आपके पीओपीएस से रक्षा करेगा, ठीक है। पीओपीएस से रक्षा यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से, ठीक है। तो इसका और ईयर पूछेगा तो कब हुआ था बताइए दोस्तों, इसको कमेंट में आप कीजिएगा, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कब हुआ है कमेंट कीजिएगा। चौथा है रोटरडम कन्वेंशन। तो रोटरडम कन्वेंशन जो है ये खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिम्मेदारी से संबंधित है, ठीक है। चौथा से ये मिल गया। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय की संरचना और कार्य प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है बताइए। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला दिया है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। सही बात है। दूसरा है, बायां अलिंद फुसफुस से ऑक्सीजन प्रचुर रक्त प्रदान करता है। सही है। तीसरा है, बायां नीले ऑक्सीजन प्रचुर रक्त को शरीर में पंप करता है। सही है। तो इसमें से कौन कौन सही है, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न क्या है, पत्तियों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये आपके द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल। नेक्स्ट मिलान कीजिए, चलिए इसको भी मिला लेते हैं। पहला आपका इजराइल, तो इजराइल किससे मिल जाएगा। तो ये संसद का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है, इससे मिला देंगे। रूस का ड्यूमा है। ईरान का क्या है दोस्तों, मजलिस है। और तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली है, ठीक है। इस सबके याद रखिएगा। और जापान का भी पूछ लेता है, जापान का डाइट है। अफगानिस्तान का सोडा है। यूएसए का कांग्रेस है। और नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला संचार उपग्रह था। भारत का पहला संचार उपग्रह ये एप्पल था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एप्पल था, ठीक है। इसको जो है कब लॉन्च किया गया था, 1981 में, याद रखिएगा। 1981 में डेट पूछ लेगा तो 19 जून, ठीक है। इसके बाद है आपका रोहिणी।
बताइए ये कब हुआ है दोस्तों? ये 1980 में लॉन्च किया गया था। ये पहला ऐसा उपग्रह था जिसे भारत ने अपने स्वयं के रॉकेट से लॉन्च किया था, ठीक है, रोहिणी को। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। भास्कर प्रथम को भी याद रखिए। ये सुदूर संवेदन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्ति 98 का संबंध किससे था? बताइए, शक्ति 98 का संबंध किससे था? तो ये था भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण से था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जो 1998 में हुआ था। और पहला था 1974 में। इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 51 नंबर। कंप्यूटर की समझ में आने वाला एकमात्र भाषा जो 0 और 1 का उपयोग करती है, क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा बाइनरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ठीक है, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने रस माने जाते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नृत्य में कितने रस होते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य में? तो उसमें 9 होता है, ठीक है, 9 गो रस होता है दोस्तों। कौन कौन है? श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और एक और शांत रस है, ठीक है, सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर। सागौन और साल के वृक्ष किसके उत्पाद है? तो सागौन और साल के वृक्ष जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उत्पाद है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है दोस्तों? तो ये एकजुटता जोड़ा गया है, ठीक है, एकजुटता यानी कि टुगेदर जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 55 नंबर। खेल और खिलाड़ियों की संख्या मिलाइए। पहला क्या है आपको? कबड्डी। तो कबड्डी में कितना खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। फिर है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में दोस्तों 5 होता है। वॉलीबॉल में 6 होता है। पोलो में कितना होता है बताइए? तो पोलो में 4 होता है दोस्तों, ठीक है, और खो खो में 9 होता है। इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला है 56 नंबर। इसमें चुनना है और सत्य युग्म की पहचान करना है, ठीक है। पहले से मिलाया हुआ है, आपको बताना है कौन सा गलत मिलाया हुआ है। पहला है कि मुरारजी देसाई, इसका दिया है नेचर क्योर। तो किताब इनका है नेचर क्योर, सही बात है ये। दूसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास के है, तो ये भी सही है। तीसरा है आर के नारायण का इंटरनल इंडिया, गलत है दोस्तों, ठीक है। इंटरनल इंडिया जो है आर के नारायण का नहीं है। ये आपका किसका है दोस्तों? ये इंदिरा गांधी से संबंधित है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, यही गलत है। चौथा दिया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, सही बात है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 57वां प्रश्न है, हार्दिक सिंह जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से हेतु नामित किया गया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी से है, आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉकी से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, असत्य विकल्प चुनना है आपको। इसमें से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? तो पहला विकल्प दिया है विश्व ध्यान दिवस 2025 21 नवंबर को मनाया गया है, बताइए सही है? बताइए दोस्तों, सही गलत? ये गलत है दोस्तों, ठीक है, विश्व ध्यान दिवस जो है 21 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है, ये गलत हो गया। तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा, यही जो है कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। चर्चा में रहे VB जी रामजी बिल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, सही है। पुस्तक द ग्रेट सैंक्शन है के संबंध किससे है? उर्जित पटेल से है, सही है। और है प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया, ये भी सही है, ठीक है, तो गलत ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। नेक्स्ट है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? शुभंकर था, मोरवीर था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, मोरवीर। नेक्स्ट है बिहार। नेक्स्ट क्या दोस्तों? सॉरी, आगे बढ़ गए। हाँ, यहाँ से है दोस्तों, बताइए, चलिए 60वां प्रश्न है नेक्स्ट, कि बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति है तो आरक्षित नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन जो है आरक्षित नहीं है दोस्तों? तो जहानाबाद जो इसका आंसर हो जाएगा, जो आरक्षित नहीं है, ठीक है। बिहार की 6 सुरक्षित सीट है, जो लोकसभा सीटें जो है आरक्षित है, ठीक है, कौन कौन है? ये आप एक गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, सासाराम है, गया है और जमुई है। सबको याद रखिएगा, 6 है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 61वां प्रश्न क्या है, बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन सी थी? तो बिहार की प्रथम नगर पालिका जो है वो आरा था, ठीक है दोस्तों, आरा थी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, क्या है कि
सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सासाराम में जो मकबरा है आपके शेरशाह का, उसका शैली कैसा है? तो है अफ़गान शैली में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ़गान शैली। नेक्स्ट प्रश्न, बिहुला महोत्सव बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहुला महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपके भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, भागलपुर। ठीक है। और मधुबनी एक चित्रकला है जो मिथिला से संबंधित है, दरभंगा में आ जाता है उसमें। मंजूषा कला भागलपुर से संबंधित है। पटना कलम जो है पटना से है। जादव पटिया एक है वो जो संथाल परगना से संबंधित है। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न, बताना है आपको असत्य कौन सा है। ठीक है। पहला क्या है, बिहार का जनघनत्व 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यही तो गलत हो गया। ठीक है। 1106 है। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है आर्थिक तो सही होगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। फिर क्या है देख लेते हैं, सही है तो बिहार का लिंगानुपात 918, सही बात है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। और बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 65 नंबर प्रश्न, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया था? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहार में सर्वप्रथम कौन आया? तो भारत में पुर्तगाली आया, तो बिहार में भी वही आया होगा। आंसर ऑप्शन डी होगा, पुर्तगाली आया था। ठीक है। ये 17वीं सदी की शुरुआत में आया था। इसके बाद डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश आया था। ठीक है। अगला है, बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम किस जिले में शुरू की गई थी? तो ये आपके किशनगंज में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशनगंज में। नेक्स्ट है, अब मैथ आ गया दोस्तों, तो अब मैथ का हम लोग आंसर बताएंगे। आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो रोककर बना सकते हैं आप लोग। ठीक है। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, बनाइए। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए, आपको ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, देख लीजिए प्रश्न क्या है। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6:4:3। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न, इसको भी सॉल्व कीजिए, आपको हम लोग क्या आएगा देखिए, इसका आंसर 264 आएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर, यदि संक पढ़ते आप लोग बना लीजिए। ठीक है, इसका हम आंसर बताते चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा 8। नेक्स्ट देखिए क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 1200। नेक्स्ट बनाइए दोस्तों, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 513। नेक्स्ट 75 नंबर, देख लीजिए प्रश्न क्या है, बनाइए इसका। तो इसका आंसर आएगा आपको 16 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 76 नंबर, देख लीजिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए। तो 76 का आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो आपको आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, यानी कि 90। तो 76 का क्या आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न देखिए, बनाइए क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 191। नेक्स्ट 78 नंबर, सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.8। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, बनाइए क्या आएगा। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अब 80 नंबर देखते हैं, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर आपको क्या आएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 81 नंबर। तो दोस्तों ये भी रीजनिंग है, इसका सॉल्व कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाना चाहिए। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसमें वृत्त गिनना है, तो गिनिए कितना वृत्त है। तो इसमें जो दोस्तों 13 वृत्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या आएगा देख लीजिए। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर, बनाइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर, 2020 का कैलेंडर में कौन सा वर्ष जो है समान होगा बताना है। तो इसका आंसर भी आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर है, तो सॉल्व कीजिए इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। 87 नंबर बताइए क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों, ये भी रीजनिंग है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसको। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग है, बनाइए। तो 88 का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न, बनाइए दोस्तों, 89 का आंसर क्या आएगा।
तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, केवल कथन एक पर्याप्त होगा। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न आ गया। अब चलिए इसको बना पढ़ते हैं अच्छा से। सॉरी 90 नंबर प्रश्न है ना। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शामिल हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, शांति का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ये जो है इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 91 नंबर है मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन डी जो है सही है। ठीक है, डी में क्या है, किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकता है, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 92 नंबर प्रश्न है राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों के संबंधी किन अनुच्छेदों से है। तो इनका संबंध जो है ये आपके है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो हो जाएगा सभी से है। ठीक है, 1 2 3 4 सबसे है। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न क्या है उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में है। पहला कथन दिया है ये निचली अदालतों के फैसलों की सुनवाई कर सकते हैं, सही है। दूसरा है ये मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा है ये अन्य राज्यों के क्षेत्र अधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकते हैं, नहीं दोस्तों नहीं कर सकते हैं। चौथा है ये अपने अधीनस्थ अदालत का पर्यवेक्षक और नियंत्रण करते हैं, सही बात है। तो कथन 1 2 और 4 सही है। तो आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न क्या है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। बताइए इसका आंसर। तो ये इसका सबसे बुनियादी परिणाम है जो है वो है आपका नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कार्य मंत्रणा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है बताइए। तो पहला कथन दिया है यह एक तटस्थ समिति है, यही तो कथन गलत हो गया। दूसरा कथन यह संसद के दोनों सदनों में अलग अलग होती है, सही है। तीसरा है सदन का सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। तो क्या आंसर होगा इसमें, आपको गलत छटना है तो केवल एक जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है लोकसभा की शक्तियों के संबंध में विचार कीजिए, उपरोक्त में से सही कथन को चुनिए। तीनों में से कौन सा कथन सही है चुनना है। पहला कथन है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है लोकसभा की शक्ति है कि नहीं, हाँ है, सही बात है। दूसरा है समिति और आयोग का गठन करती है लेकिन उनके प्रतिवेदनों पर विचार नहीं करती। बताइए सही है गलत दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, विचार भी करती है। तीसरा है संविधान में संशोधन करती है, सही बात है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो गया। तो केवल 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिकथन दिया है मानव संसाधन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही कथन है। कारण दिया है शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या अधिक उत्पादक होती है, सही है। ठीक है, व्याख्या भी सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन चुने। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है, सही है। दूसरा यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उस देशों में कारखाना स्थापित करती है जहां सस्ता श्रम संसाधन उपलब्ध हो, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है। 99 नंबर प्रश्न क्या है पोषण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, गलत कथन चुनना है, कौन सा कथन गलत है। पहला कथन क्या है, पहला कथन है आपको सॉरी इसमें कौन नहीं बताना है, कितने कथन गलत है ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया है कि पोषण ट्रैकर एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है जिसे पोषण सेवा वितरण की अंतिम छोर तक ट्रैकिंग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, सही कथन है पहला। तो दूसरा है राष्ट्रीय पोषण माह हर साल जुलाई महीने में मनाया जाता है, तो बताइए ये सही गलत, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये जुलाई महीने में नहीं मनाया जाता है, ये आपका सितंबर में मनाते हैं। ठीक है, तीसरा है पोषण वाटिका एक स्कूल में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जहां सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में पौष्टिक फसलें उगाई जाती है, तो ये भी सही है। तो आपको चुनना है गलत कौन है, तो इसमें केवल एक गलत है जो दूसरा कथन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक जो है गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंतिम प्रश्न है, कर कटौती और उदार सार्वजनिक व्यय की लंबी अवधि के बाद उच्च करों और कम सार्वजनिक व्यय की अचानक स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फिस्कल क्लिफ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिस्कल क्लिफ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपको सेट जितना जरूरी है मारना है उतना जरूरी आपको क्या है, उसका रिवीजन करना भी है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।